सोचिए जरा, एक पूरी की पूरी एडवांस्ड सिविलाइजेशन हजारों सालों तक बस रेत के नीचे दबी रहे और फिर एक दिन रेलवे ट्रैक बिछाते हुए एक्सीडेंटली मिल जाए। आज हम सिंधु घाटी के उन्हीं खोए हुए शहरों की कहानी में उतर रहे हैं और उनके सबसे हैरान करने वाले रहस्यों को जानेंगे। ये सवाल ही कितना अजीब है ना? कि मतलब एक पूरी दुनिया, एक एडवांस्ड दुनिया बस यूं ही गायब हो गई, रेत के नीचे दबी रही और किसी को हजारों साल तक उसके होने का कोई अंदाजा ही नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता की कहानी असल में यहीं से शुरू होती है। तो ये सब हुआ कैसे? इसकी कहानी ना किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी लगती है। बात है 19वीं सदी की। ब्रिटिश इंजीनियर्स पंजाब में रेलवे लाइन बिछा रहे थे और खुदाई करते करते उन्हें कुछ अजीब ईंटें और खंडहर मिले। उस वक्त तो किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर दशकों बाद 1920s में आर्कियोलॉजिस्ट जॉन मार्शल के लीडरशिप में ठीक से खुदाई शुरू हुई और फिर जो मिला उसने तो इतिहास की किताबों को हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख दिया। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, एक आकस्मिक खोज। और ये कहानी सिर्फ कुछ पुरानी ईंटें मिलने की नहीं है, बल्कि एक ऐसी भूली बिसरी दुनिया को फिर से खोजने की है जो मिस्र और मेसोपोटामिया के बराबर खड़ी थी। अच्छा, यहां पर एक छोटी सी बात साफ कर लेते हैं। अक्सर दो नाम सुनने को मिलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। दरअसल ये दोनों एक ही चीज हैं। इसे हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि हड़प्पा वो सबसे पहला शहर था जो खुदाई में मिला था, और इसी शहर ने इस पूरी खोई हुई दुनिया का दरवाजा खोला था। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, पहली शहरी दुनिया। क्योंकि जो खोजा गया था वो कोई छोटे मोटे गांव या बस्तियां नहीं थीं, बल्कि वो दुनिया के पहले ब्रॉन्ज एज मेट्रोपोलिसेस में से एक था। जरा इस नंबर को देखिए, 13 लाख वर्ग किलोमीटर। ये एक बहुत बहुत बड़ा एरिया है जो मोटे तौर पर एक त्रिकोण जैसा बनता है। आपको अंदाजा देने के लिए बताऊं तो ये प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों को मिलाकर भी बड़ा था। मतलब साफ है, ये कोई छोटी मोटी अलग थलग संस्कृति नहीं थी, ये एक विशाल फैली हुई सभ्यता थी। और यहां से बात और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। देखिए, हम सब ने पढ़ा है कि मेसोपोटामिया सभ्यता का उद्गम स्थल है, और हाँ, वो सबसे पुरानी है, ये सच है। लेकिन मेसोपोटामिया फंडामेंटली एक ग्रामीण, मतलब एक रूरल सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता कुछ अलग थी। ये दुनिया की पहली ऐसी बड़ी सभ्यता थी जिसे शुरू से ही शहरी केंद्रों, मतलब सिटीज के आसपास बनाया गया था। यह अपने समय के लिए एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था, समाज को देखने का एक बिल्कुल नया तरीका। और ये शहर कोई बेतरतीब ढंग से बसे हुए नहीं थे। नहीं, ये तो इंजीनियरिंग के कमाल थे। सड़कें एकदम सटीक ग्रिड पैटर्न में बनी थी जो एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर काटती थी, जैसे आज के मॉडर्न शहर होते हैं। उनके पास ढकी हुई नालियों और सीवेज का इतना बेहतरीन सिस्टम था जो उस जमाने के हिसाब से तो सोचना भी मुश्किल है। व्यापार के लिए स्टैंडर्ड वजन और माप तय थे ताकि सब कुछ फेयर रहे। ये एक बेहद ऑर्गेनाइज्ड और वेल प्लान सोसाइटी थी। तो अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, सिंधु पर जीवन। इतने कमाल के शहरों में रहने वाले लोग आखिर थे कैसे? चलिए अब आर्किटेक्चर से हटकर उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पर एक नजर डालते हैं। उनकी जिंदगी खेती के इर्द गिर्द घूमती थी। जो सबूत मिले हैं वो बताते हैं कि उनका खाना पीना काफी डाइवर्स था। गेहूं, जौ और बाजरा जैसी मुख्य फसलें थीं, साथ में दालें और तिल भी थे। और प्रोटीन के लिए वो मछली और पालतू जानवर जैसे भेड़, बकरी, भैंस और सूअर पर निर्भर थे। उनकी फार्मिंग टेक्निक्स भी काफी एडवांस्ड थीं। हमें टेराकोटा यानी पकी हुई मिट्टी से बने हल्के खिलौने मिले हैं। इससे पता चलता है कि वो खेतों को जोतने के लिए बैलों का इस्तेमाल करते थे। सोशली जो सबूत मिले हैं वो एक मातृसत्तात्मक यानी मेट्रियार्कल सोसाइटी की तरफ इशारा करते हैं। मतलब जहां वंश और शायद संपत्ति मां से बेटी को मिलती थी। और तो और उनके दफनाने के तरीके भी खास थे। मृतकों को उत्तर दक्षिण दिशा में लिटाया जाता था और उनके साथ मिट्टी के बर्तन रखे जाते थे, लेकिन कोई कीमती गहने या जवाहरात नहीं। और यहीं पर एक बहुत ही अजीब पहेली सामने आती है। देखिए, हमें उनकी मोहरों पर और खेती में बैल और भैंस के इस्तेमाल के तो बहुत सारे सबूत मिले हैं, लेकिन गाय का कोई पक्का सबूत नहीं मिला। ये बात काफी हैरान करने वाली है, खासकर जब हम बाद की भारतीय संस्कृतियों में गाय का गहरा महत्व देखते हैं। और ये हमें ले आता है हमारे आखिरी और सबसे बड़े रहस्य पर, विरोधाभासों की एक सभ्यता। वो एडवांस तो थे, ये हम देख चुके हैं, पर क्या वो शांतिपूर्ण भी थे? क्योंकि एक मामले में वो प्राचीन दुनिया के बाकी सभी सभ्यताओं से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं।
तो पूरी कहानी का सार ये है, एक तरफ है एडवांस्ड अर्बन प्लानिंग, इंटरनेशनल ट्रेड और कमाल की इंजीनियरिंग, और दूसरी तरफ कुछ बहुत जरूरी चीजें पूरी तरह से गायब हैं। सोचिए, सैकड़ों साइट्स खुदी जा चुकी हैं, पर आज तक एक भी तलवार नहीं मिली। संगठित युद्ध का कोई सबूत नहीं है, ना कोई बड़े बड़े किले, ना ही उनकी कला में लड़ाई के कोई सीन। और तो और, ये एक ऐसी सभ्यता थी जिसे लोहे के बारे में पता ही नहीं था। ये एक लाइन सच में सब कुछ कह देती है। ये एक ऐसी सभ्यता की तस्वीर बनाती है जिसने अपनी पूरी एनर्जी शहर बनाने और व्यापार करने में लगाई, न कि लड़ाई और जीत हासिल करने में। और यही बात उन्हें प्राचीन दुनिया में लगभग यूनिक बना देती है। और यहीं पर हम एक बहुत गहरे सवाल पर आके रुक जाते हैं। एक ऐसे समाज से क्या सीखा जा सकता है जो इतनी तरक्की कर गया, इतना ऑर्गेनाइज था, लेकिन उसने लड़ाई के हथियारों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। हड़प्पा सभ्यता हमें सिर्फ अतीत के बारे में ही नहीं सिखाती, बल्कि शायद भविष्य के लिए भी कुछ संभावनाएं दिखाती है। ये एक ऐसा ख्याल है जो आज भी उतना ही रेलेवेंट है।